आज हम लोग सैयद वंश के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। सैयद वंश, आप जानते हैं कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। और सैयद वंश जो है 1414 से लेकर के 37 साल 1451 तक दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासन जो है 1414 से लेके 1451 यानी कि 37 सालों तक सैयद वंश ने शासन किया। और सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। और खिज्र खां के बाद उनके बेटे मुबारक शाह के बाद उनके दत्तक पुत्र थे मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन हसन शाह। कुल 4 शासक हुए हैं। मुबारक शाह, खिज्र खां ने तो स्थापना की थी, संस्थापक थे। इसके बाद मुबारक शाह के बाद कौन थे? मोहम्मद शाह के बाद सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन हसन शाह था। ये अंतिम शासक था सैयद वंश का। और सैयद वंश की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? उसका एकमात्र स्रोत है यहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब है तारीख़ मुबारक शाही। ये जो मुबारक शाह खिज्र खां के इनके बेटे थे, इन्हीं के दरबार में जो है यहिया बिन अहमद सरहिंदी रहा करते थे, इनके दरबारी थे। इन्होंने जो किताब लिखी है तारीख़ मुबारक शाही, तारीख लिखी है, किसकी लिखी है? मुबारक शाह की लिखी है। उसी से मुबारक शाह के बारे में, सैयद वंश के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है, सोर्स जो है, यही यहिया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख़ मुबारक शाही है। खिज्र खां करीब 1414 से लेके 21 तक कितना समय हो गया? करीब 6-7 साल इन्होंने शासन किया। और खिज्र खां ने अपने आप को रैयत आला कहा। क्या कहा? रैयत आला, सुल्तान नहीं कहा अपने आप को। और इन्होंने जो है जो सिक्कों पे जो है तैमूर और तैमूर के बेटे शाहरुख का नाम लिखाया। और अपने खुतबों में भी उसने जो है तैमूर के बेटे शाहरुख के नाम पे खुतबा पढ़ाया। और आपको पता है कि 1398 में जब पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो इन्होंने दिल खोल करके तैमूर की सहायता की। और उसके चलते जब तैमूर वापस जाने लगा, लौटते समय उसने जो है प्रसन्न होकर के इनको मुल्तान की और एक जगह कौन था? दीपालपुर की, वहाँ की इनको जो है सूबेदारी दे दी। और इनका शासन बड़ा सीमित था। पूरा समय तो इन्होंने, कहा जाता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत का जो शासन था खिज्र खां के समय, सिमट करके मात्र 200 मील रह गया था। इतना बड़ा शासन जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में फैला था, वो आज विशाल क्षेत्र पे हुआ। मात्र 200 मील के अंतर जो है दिल्ली सल्तनत की सत्ता रह गई थी सैयदों के समय में। और खिज्र खां का पूरा समय तो उपद्रव विद्रोह को दबाने में ही निकल गया। और दिल्ली सल्तनत में कहें मोटा मोटा तो जो दोआब का क्षेत्र था और मेवात का कुछ क्षेत्र था, उसी के बीच में 200 माइल तक ये सीमित था। और मुख्य रूप से जो दिल्ली के उपजाऊ क्षेत्र थे आसपास के, दोआब का क्षेत्र था, वहाँ सैनिकों के बल पे वो जागीरों से अच्छा खासा राजस्व की उगाही करते थे। उसी से उनकी शानो शौकत और गद्दी चला करती थी। और इनके बड़े क्या कहते हैं कि ताजुल मुल्क इनके बड़े मशहूर वजीर थे। और इन्होंने अपने समय में दोआब पे आक्रमण किया। दोआब पे उस समय कटेहर में राय हरिहर सिंह राजा हुआ करते थे। तो हरिहर सिंह राजा को जो है इन्होंने, इनके मंत्री व वजीर जो थे ताजुल मुल्क ने, राय हरिहर सिंह को पराजित किया। और उनसे ये शर्त रखी गई कि जो है दोआब में सैन्य अभियान चलाया कटेहर में, तो वहाँ के राजा जो थे उनको उन्होंने पराजित किया। उन्होंने ये माना कि वो एनुअल रेवेन्यू दिया करेंगे। और हराने के बाद यही होता था कि भाई वहाँ से राजस्व आता रहे, बाकी अपना राजकाज देखिए। और इसके बाद इसी तरीके से बदायूं पे ग्वालियर, कंपिल, चंदावर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ के विद्रोह को जो उन्होंने ताजुल मुल्क के द्वारा दबाया। और दबाने के बाद वहाँ से वार्षिक कर का प्रबंधन किया, जिससे उनकी सल्तनत चलती थी।
जो 200 मील में फैली हुई थी। और पश्चिमी प्रांतों का जो विद्रोह था वहाँ भी दबाने के लिए उन्होंने ताजुल मुल्क को भेजा, बड़ा प्रयास किया, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए, किसी को अपने अधीन नहीं ला सके। हाँ, ये जरूर हुआ कि वहाँ से कुछ स्वतंत्र प्रदेशों को अपने अधीन भले न ला सके हूँ, लेकिन वहाँ से कुछ राजस्व का इंतजाम कर लिया। तो ये मुबारक शाह का, ये खिज्र खां का बड़ा छोटा सा कार्यकाल था और खिज्र खां की 1421 में मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बेटे मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठे और उन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। बताया खिज्र खां ने अपने आप को रैयत आला कहा था, लेकिन मुबारक शाह उनके बेटे उनसे अलग थे और इनको माना जाता है कि सैयद वंश के सबसे कामयाब शासक और सबसे बुलंद शासक यही थे। उन्होंने जो है अपने आप को सुल्तान घोषित किया और जो उनके खुतबों पे जो तैमूर का नाम पढ़ा जाता था, शाहरुख का नाम पढ़ लिया जाता था, उनके बेटे उसको हटा करके उन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। और ऐसा नहीं था, खलीफा के प्रति अपने निष्ठा का प्रदर्शन किया, लेकिन अपने आप को स्वयं को सुल्तान घोषित किया और स्वयं के नाम का खुतबा पढ़वाया। यही वजह है कि इनको माना जाता है कि ये सैयद वंश के जो है योग्यतम शासकों में से एक माना जाता है। और इन्होंने अपने सिक्कों पर से उस समय जो तुगलक वंश के शासकों के नाम हुआ करते थे उनको हटवाया और 1428 में इन्होंने एक न्यू कॉइन सिक्का चलवाया उस समय। और राजत्व के जो है किंगशिप के जितने भी मापदंड हुआ करते थे उस समय, स्टैंडर्ड थे, उन्होंने उस सब का उपयोग किया। और इनके समय में, मुबारक शाह के समय में 3 मुख्य चुनौतियां थी। पहली तो ये थी कि उत्तर पश्चिम में खोखरों का आक्रमण था, खोखरों से उनको लड़ाई लड़नी थी जिसका राजा जसरत था। दूसरी चुनौती उनकी दक्षिण से मालवा से थी और तीसरा पूरब में उनको जौनपुर से चुनौती। 3 प्रमुख चुनौतियां थीं। किसकी चुनौतियां थी? मुबारक शाह की बात हो रही है। 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहली थी उत्तर पश्चिम में खोखर के सरदार जसरत से निपटना, दूसरी दक्षिण में मालवा की थी और तीसरी पूरब में जौनपुर की थी। जसरत के नेतृत्व में खोखरों ने विद्रोह किया और हुआ उस समय की जो तैमूर के आक्रमण के समय जो अव्यवस्था फैली हुई थी उसी का लाभ उठा करके पहले उसने लाहौर पे कब्जा कर लिया। जसरतों ने, खोखरों ने लाहौर पे कब्जा कर लिया और उस समय कश्मीर में गृहयुद्ध चल रहा था और उस समय जैनुल आबदीन, आपने नाम सुना होगा, तो कश्मीर युद्ध में जैनुल आबदीन की जो है मदद की थी खोखरों ने और जसरत ने। तो उसके चलते जैनुल आबदीन ने जो है उनकी सहायता की, खोखरों की सहायता की और खोखर जो है बढ़ते बढ़ते सरहिंद तक चले गए। और उसके बाद से मुबारक शाह ने उनका पीछा किया और जो सरहिंद में जाकर के दोनों के बीच भिड़ंत हुई और लड़ाई बड़ी भीषण हुई, लेकिन जो है जसरत को पराजित नहीं किया जा सका और युद्ध चल ही रहा था। इसी बीच में एक घटना घटी कि जसरत की जो पत्नी थी, जसरत की पत्नी ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ही उसकी हत्या कर दी। और इनके समय में, मुबारक शाह के समय में एक और युद्ध हुआ जो मेवाती सरदारों से युद्ध हुआ। मेवात के 2 सरदार जल्लू और कद्दू, बड़ा अच्छा नाम था इनका, कद्दू और जल्लू 2 मेवाती सरदार थे और इनसे इनकी भिड़ंत हुई। तो सरदार मलिक कद्दू को जो है मुबारक शाह ने बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद उनको मृत्युदंड दे दिया, उनकी हत्या कर दी गई। इस कारण से मेवाती आतंकित हो गया, उन्होंने जो है वार्षिक खराज देना स्वीकार कर लिया। इसी तरीके से ग्वालियर में उस समय अलब खां वहाँ का शासक था, उससे भिड़ंत हुई मुबारक शाह की, वो भी पराजित हुए। बयाना का ये युद्ध है, बयाना में आक्रमण किया। बयाना से जब लड़ाई हुई तो वहाँ क्या नाम था उनका, अमीर मोहम्मद खां था। अमीर मोहम्मद खां और मोहम्मद शाह के बीच में जम के टक्कर हुई और अंत में अमीर मोहम्मद खां जो बयाना का शासक था पराजित हुआ। आत्मसमर्पण किया उसने और ये शर्त मान ली कि वो भारी मात्रा में राजस्व जो है मोहम्मद शाह को देगा। और एक बड़ा महत्वपूर्ण संघर्ष इनका था जौनपुर का संघर्ष। जौनपुर में यूँ हुआ कि आप जानते हैं कि सरकी वंश के शासक इब्राहिम शाह उस समय वहाँ के शासक थे और इब्राहिम शाह बड़े महत्वाकांक्षी हो चले थे। वो चाहते थे कि बयाना, कल्पी, मेवात आदि कब्जा करके जो एक बृहद जौनपुर बना ले। तो ये बात मुबारक शाह को कैसे बर्दाश्त होती। मुबारक शाह ने
दल बल के साथ मुकाबला किया और इब्राहिम शाह वापस गए, जौनपुर लौटे। ये इनके समय की महत्वपूर्ण युद्ध थे, घटनाएं थी जिनकी चर्चा की। और इनकी मृत्यु सिद्धपाल नामक एक व्यक्ति ने जो है इनकी हत्या कर दी थी, मुबारक शाह की। ये खिजर खां के बेटे थे। और अगर इनकी उपलब्धियों में कहें तो बताया कि राजत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप का इन्होंने प्रतिपादन किया। यमुना नदी के किनारे अपने नाम से एक मुबारक शाह नाम का नगर बसाया है, आप जानते हैं। और इन्हीं के समय में यही अबीन अहमद सरहिंदी, जिन्होंने की तारीख़ मुबारक शाही लिखी, उनको आश्रय मिला। ये कुछ मुख्य बातें हैं। इनके बाद मुबारक शाह के बाद इनके बेटे मोहम्मद शाह जो है सैयद वंश की सत्ता संभालते हैं। और ये जो है इनके दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। और इनके भाई थे, इनका नाम फरीद खां था, और फरीद खां के बेटे थे ये मोहम्मद शाह। और इनके समय में ये बड़े लुजलुजे शासक थे, बड़े पुलपुले शासक थे। और इनके समय इनके जो एक वजीर थे, उनका नाम था सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क साहब ने जो है पूरी सत्ता का सारा जो मलाई थी, जो पावर था, अपने पास रख लिया। यानी जो राजकोष का भंडार था उसको सरवर उल मुल्क संभालते थे। जितने वेपन्स थे, वेपनरी थी, शस्त्रागार थे, वो सारे ये देखते थे। हाथी का जो उस समय की जो लड़ने के लिए हाथी महत्वपूर्ण एक साधन हुआ करता था, तो हाथियों पे उनका कब्जा था, पूरा उनका सारा कंट्रोल था। और ये तो ये कि इन्होंने जो है मोहम्मद शाह ने उनको, उनके क्या कहा जाए, उनके प्रभुत्व से प्रसन्न होकर के उनको खाने जहाँ की उपाधि दे दी कि सारे संसार के खान हैं, संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। और इन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व शासन पे बढ़ाना शुरू कर दिया। ये सारे पावर्स तो उनके हाथ में थे ही। उन्होंने ये क्या किया कि जो इक्ता थे, इक्ता का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया और अपने आदमियों को इक्ता बांट दी और अपना पूरा एक अपनी कोठरी, पूरा एक अपना गुट तैयार कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि सरवर उल मुल्क ने जो एक इतना बड़ा गुट तैयार किया था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि ज़रूर रहे होंगे, जो कि मोहम्मद साहब के वाकई कुछ अमीर ऐसे थे जो कि इनके भलाई के बारे में सोचते थे। उनको लगता था सरवर उल मुल्क तो इनको बहकाए हुए है, इनको सब कुछ ले लिया है, वो धीरे धीरे सत्ता का केंद्र ले लेगा। जाहिर सी बात है कि इनके मन में ही आया कि भाई अब ऐसे नहीं चलेगा, ये तो सरवर मुल्क के हाथों में खेल रहे हैं। तो एक दूसरा गुट तैयार हुआ, कमाल खां नाम था उनका। मोहम्मद शाह ने जो है क्या कमाल खां नाम था उनका ना, कमाल खां की टाइटल दी थी उनको। उनका नाम कमाल उल मुल्क था। जैसे सरवर उल मुल्क थे, इनका नाम कमाल उल मुल्क था। और ये नायब सेनापति थे, डिप्टी आर्मी कमांडर थे उनके, कमाल उल मुल्क। तो यही कमाल उल मुल्क को उन्होंने फिर कमाल उल मुल्क, जिन्हें कि कमाल खां की उपाधि बाद में दी थी मोहम्मद शाह ने। तो दोनों के बीच में बड़ी भिड़ंत हुई, भिड़ंत होना स्वाभाविक था। अंत में कमाल उल मुल्क जो है सरवर उल मुल्क पे हावी पड़े और कमाल खां विजयी हुए। कमाल खां के विजयी होने के बाद जो है मोहम्मद शाह साहब ने जो है इनको अपना वज़ीर बना दिया। किसको? कमाल खां को वज़ीर बना लिया। और वास्तव में ये दोनों जो है बड़े योग्य नहीं थे, दोनों ही निकम्मे थे, किसी काम के नहीं थे। और जैसा मोहम्मद शाह था ऐसे ही जो है सरवर उल मुल्क, ऐसे ही कमाल उल मुल्क, कमाल खां दोनों ही अयोग्य थे। उसका परिणाम ये हुआ कि जो मालवा का शासक महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी ने जो है दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। अब जब महमूद खिलजी ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया तो ये परेशान हुए, दो के दोनों ख़त्म थे। तो इन्होंने जो है अफ़गानी बहलोलों को बुलाया। इन्होंने अपनी रक्षा के लिए बहलोलों को बुलाया और बहलोल लोदी और उसकी सेना आई। और आने के बाद भीषण युद्ध हुआ। अंत में मोहम्मद शाह ने खुद ही ये प्रस्ताव रखा। मोहम्मद शाह ने किसके सामने प्रस्ताव रखा? वो मालवा के जो महमूद खिलजी थे उनके सामने संधि का प्रस्ताव रखा और मान गए। वहाँ से फिर अपना जो है दल बल ले करके मालवा के जो महमूद खिलजी थे वापस गए। और यहाँ से देखिए कि बहलोलों को अब अफ़गानी बहलोलों का प्रभाव बढ़ता है। और मोहम्मद शाह इतने खुश हुए कि अफ़गानी बहलोलों को उन्होंने कहा ये हमारे बेटे जैसे हैं और उन्हें खाने खां की उपाधि दी। और मोहम्मद शाह के बाद इनका बेटा अलाउद्दीन
शाह अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का सुल्तान बना और ये अंतिम शासक थे सैयद वंश के, और इन्हें आप सर्वाधिक अयोग्य शासक कह सकते हैं सैयद वंश का। इनके समय एक कहावत थी कि देखो शाह आलम का राज्य जो है दिल्ली से लेके पालम तक है, और इन्हीं का समय था जबकि सत्ता सैयद वंश से निकल करके लोधियों के हाथ में चली गई। कहानी बड़ी रोचक है। इसी कहानी के साथ सैयद वंश का समापन हो जाएगा। हुआ कि अलाउद्दीन आलम शाह की बात हो रही है। अलाउद्दीन आलम शाह ने जो है सामना में विद्रोह हुआ, विद्रोह को दबाने के लिए नहीं निकला। उसी समय अफवाह फैली कि सरकी सुल्तान जो है दिल्ली पे कब्जा करने के लिए आ रहा है। समाना में विद्रोह हो गया तो विद्रोह दबाने के लिए अलाउद्दीन अपना दल बल लेकर के उधर निकले, तो बीच में उन्हें खबर मिली कि सरकी सुल्तान आ रहे हैं दिल्ली कब्जा करने के लिए। और वो अफवाह थी या क्या था, अफवाह को सुनते ही जो है तुरंत आनंद फानंद में ये लौट करके वापस आ गए। समाना जाने की बजाय उनके साथ जो उनके वजीर थे, उनका नाम हुसाम खां था, उन्होंने बड़ा विरोध किया, बड़े नाराज हुए। फिर जरा सा अफवाह सुनी, भाग ली। अंत में दोनों में बड़ा जबरदस्त मतभेद हो गया, राजा वजीर में ही मतभेद हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि सुल्तान अलाउद्दीन शाह जो है ये वहाँ से बदायूं निकल गए, कहे हम चल रहे हैं, बदायूं ही रहेंगे। बदायूं के पहले गवर्नर रहे थे अपने बाप के समय में, अब्बू के समय में, मोहम्मद शाह के समय में। तो वहाँ से निकल गए, कहे अब चल रहे हैं बदायूं, हम बदायूं में ही रहेंगे। वहाँ के राज्यपाल थे, बस दिल्ली फिल्ली छोड़ो। और यहाँ से जाने बदायूं जाने के पहले उन्होंने दिल्ली का शासन अपने 2 पत्नी के भाइयों सालों के बीच में बांट दिया। दिल्ली का शासन अपने 2 सालों के बीच में बांट दिया। कहा तुम ही देखो, हम चले बदायूं, अब वहीं रहेंगे, हमको डिस्टर्ब मत करो। हमारे गवर्नर थे, ठीक ठाक थे, ये तो हमारे बस का नहीं है। उधर हुसम्मा भी नाराज हो गया था, वजीर था, तो कई सब मेरे बस का नहीं, वो निकल लिए। और इसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों साले आपस में लड़े, एक ने दूसरे को मार डाला, और जो एक बचा उसको दिल्ली की जनता ने पकड़ के मार डाला। और इस तरीके से नगर वासियों ने, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, तख्त पे कब्जा कर लिया। अब बहलोल की किस्मत देखिए कि शासन की बागडोर संभालने के लिए बहलोल लोधी को बुलाया गया। देखिए कैसे सत्ता थाली में सहेज करके आ गई। और जब बहलोल लोधी आए तो उन्होंने बदायूं संदेश भेजा। किसको संदेश भेजा? अलाउद्दीन आलम शाह को, कि भाई ऐसा है कि हमको बुलाया गया है, या आपके यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने नगरवासी थे जिन्होंने दिल्ली पे अधिकार कर लिया, मुझे बुलाया है तो मैं आ गया हूँ, बस खाली लोगों की आपकी भलाई के लिए आया हूँ, यहाँ राजपाट फैलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बदायूं ने कहा नहीं, मैं बदायूं से संतुष्ट हूँ और ये साम्राज्य तुम्हें दे रहा हूँ। इस तरीके से बहलोल लोधी को जो है दिल्ली का साम्राज्य मिला। और ये भी जानने की जिज्ञासा होगी कि बदायूं का क्या हुआ। तो बदायूं को बहलोल लोधी ने कब्जे में नहीं लिया, और जब तक जीवित रहे अलाउद्दीन आलम शाह, तब तक वो जो है बदायूं पे शासन करते रहे। और जब उनका देहांत हुआ तो उनके मरने के बाद उनके दामाद थे, उनके प्रिय दामाद जो जौनपुर के शासक थे, हुसैन शाह जिनका नाम था, हुसैन शाह जो है, हुसैन शाह के ये ससुर थे अलाउद्दीन आलम शाह। तो बाद में जो है बदायूं को, इनके जो दामाद थे, उन्होंने जौनपुर राज्य में बदायूं को मिला लिया। और इस तरीके से जो है दिल्ली पे सैयद वंश खत्म होता है और बहलोल लोधी एक नए लोधी वंश की स्थापना करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। जय।